जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका इंजीनियर्स कक्षा में और मैं हूं हरदीप सिंह। और आज हम पढ़ेंगे जिसके बारे में वो है हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहला जो टॉपिक है इसके अंदर वो है रोड ज्योमेट्री। और इसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहले हम देखें तो रोड ज्योमेट्री चीज़ क्या होती है, ठीक है। रोड ज्योमेट्री को समझने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप क्या करें कि रोड के सेंटर पे जाके, किसी भी रोड के सेंटर पे जाके खड़े हो जाएं। जैसे ये एक रोड है, अब ये एक पूरा रोड है। यहाँ से जो भी आपका रोड की जितनी भी लैंड रिजर्व की गई है हमारी, उस रोड को देखें आप, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या किया है कि आप यहाँ पे खड़े हो गए हैं, ठीक है। आप इस रोड के सेंटर पे यहाँ खड़े हैं और आप जितने तक रोड के कंपोनेंट्स को देख रहे हैं, ठीक है, आप रोड के जितने भी कंपोनेंट्स को देख रहे हैं वो क्या है, रोड ज्योमेट्री है, ठीक है। वो क्या है, रोड ज्योमेट्री है। आप उसके अंदर क्या देख रहे हो, सबसे पहले आप उसके अंदर देख रहे हो उस रोड का क्रॉस सेक्शन देख रहे हो। क्रॉस सेक्शन मतलब कि उसका कितना एरिया उसने कवर किया है, क्या उसका कैरेज वे है, क्या उसका कैम्बर है, क्या उसके अंदर उस ग्रेडियंट है, क्या चढ़ाई है, क्या उतराई है, कि रोड क्या किस तरह का बना हुआ है। ये सारी चीज़ें आप उस रोड में देख रहे हैं, तो वो क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हैं, ठीक है। फिर एक दूसरा प्रोस्पेक्ट आप देख रहे हैं कि साइड सीन, आप कितना साइड डिस्टेंस आप देख रहे हैं। साइड डिस्टेंस में बोले तो कि आप अगर रोड पे खड़े हो तो आप कितनी दूरी तक आप उस चीज़ को, रोड को देख पा रहे हो, एक यही चीज़ आप कंसीडर कर रहे हो उसके अंदर। फिर एक चीज़ आप और कंसीडर कर रहे हो कि वहाँ पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल अलाइनमेंट्स कैसी हैं, ठीक है। जिसके अंदर की क्या आता है, आपका ट्रांजिशन कर्व्स आती हैं और सुपर एलिवेशंस आती हैं। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके पढ़ेंगे कि और सारे आपके जो डाउट हैं वो क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या लिखा है। इसने लिखा है कि रोड ज्योमेट्री आर द एलिमेंट्स ऑफ द रोड विच आर विजिबल टू द रोड यूज़र। यही मैंने बात आपको बोली कि जो कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं, रोड एलिमेंट, जो आपको रोड के कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, वो क्या है, आपकी रोड ज्योमेट्री है, ठीक है। रोड ज्योमेट्री प्रोवाइड्स द ऑप्टिमम एफिशिएंसी इन द ट्रैफिक ऑपरेशन विद द मैक्सिमम सेफ्टी एट द रीजनेबल कॉस्ट। यही रोड ज्योमेट्री की डेफिनेशन होती है बच्चे, कि जो भी कंपोनेंट आपको रोड के दिख रहे हैं, जो रोड यूज़ कर रहा है उसको जो भी रोड के कंपोनेंट दिख रहे हैं वो क्या है, रोड ज्योमेट्री है। और रोड ज्योमेट्री का काम क्या है कि वो क्या प्रोवाइड कराती है, एक ऑप्टिमम एफिशिएंसी और इन द ट्रैफिक ऑपरेशन विद द मैक्सिमम सेफ्टी। जो भी रोड को यूज़ कर रहा होगा रोड यूज़र, या जो गाड़ी चला रहा होगा रोड के ऊपर, उसकी सेफ्टी को, क्या सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए जो भी ऑपरेशन वहाँ पे वो करेगा, रोड पे चलेगा, उसको क्या बोलते हैं, हम रोड ज्योमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है। रोड ज्योमेट्रिक आर कैन ब्रॉडली क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स, जिसके अंदर कि अभी मैंने आपको बताया कि रोड का क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स क्या क्या हैं। जैसे कि कैम्बर है, कैरेज वे है, फुटपाथ है, जो भी रोड के आपको दिखते हैं रोड के अंदर, जैसे कि डिवाइडर दिखता है आपको, रोड का पूरा रास्ता दिखता है, एक लेन को डिवाइड किया हुआ दिखता है, आपको दिखता है ना। जैसे यहाँ पे ये एक, अगर मैं बताऊँ तो जैसे ये रोड है, यहाँ पे एक लेन, यहाँ पे ये जो लेन है वो क्या की गई होती है, डिवाइड की गई होती है। कैसे की गई होती है, ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ पे अगर आप खड़े हो जाओगे, यहाँ पे डिवाइडर है, यहाँ पे पेड़ लगे हैं, यहाँ पे फुटपाथ है, यहाँ साइकिल हो रही है, तो ये सारे क्या है, कंपोनेंट हैं। किसकी कंपोनेंट है, रोड के कंपोनेंट है। यहीं से आप साइड डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हो कि कितना आपको दिख रहा है, ठीक है। हॉरिजेंटल और वर्टिकल अलाइनमेंट्स देखते हो आप, एक ट्रांजिशन कर्व आती है, मोड़ आ रहा है, चढ़ाई आ रही है, उतराई आ रही है, ये सारी क्या चीज़ें आप क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। अब बात करते हैं कि रोड का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, तो ये चीज़ें हम देखते हैं अभी को। देखो ये डायग्राम है, ये डायग्राम है रोड का, ठीक है। इसको समझो। अब सबसे पहले इसने बोला है कि राइट ऑफ द वे। अब पहले ये, इसको डायग्राम को देखने से पहले एक चीज़ और देखनी पड़ेगी हमें यहाँ पे, ये कि रोड के कौन कौन से वेरियस एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। आज आपको पता चलेगा कि रोड के अंदर सिर्फ रोड ही नहीं होता है, बहुत से वेरियस फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर, जो कि हमें देखने चाहिए या हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला है आपका राइट ऑफ द वे। राइट, एक एक करके इनको भी हम समझेंगे।
ठीक है, कि ये कौन कौन से क्या होता है, राइट ऑफ द वे क्या होता है, या फॉर्मेशन बिड्थ क्या होती है, रोड मार्जिन क्या होता है, रोड शोल्डर क्या होते हैं, कैरेज वे क्या होते हैं, साइड स्लोप्स क्या होती हैं, कर्व क्या होता है, फॉर्मेशन लेवल क्या होता है, कैम्बर, ग्रेडियंट, डिज़ाइन, एवरेज रनिंग स्पीड, स्टॉपिंग एंड द पासिंग साइड डिस्टेंस, हॉरिजेंटल एंड द वर्टिकल ट्रांजिशन कर्व्स एंड सुपर एलिवेशंस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं बच्चे, तो आपकी जो हाईवे इंजीनियरिंग है वो 50 to 70% जो है वो कवर हो जाती है। ठीक है, और आपके HPPSC की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं मैं, HPPSC की बात करूं, तो इसके अंदर मैक्सिमम पेपर इसी में आता है। और अगर सबसे ज़्यादा पेपर अगर मैं देखूं तो स्टॉपिंग एंड द पासिंग साइड डिस्टेंस और हॉरिजेंटल और वर्टिकल कर्व्स के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर ये दो चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं तो आप पेपर में अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व ए और जे की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ कर सकते हैं आप। ठीक है तो एक एक करके अब समझते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं, या राइट ऑफ द वे कौन सा होता है, या फॉर्मेशन बिड्थ क्या होती है, रोड मार्जिन क्या होता है, रोड शोल्डर क्या होता है, कैरेज वे क्या होता है। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे राइट ऑफ द वे की बात करते हैं। ठीक है, उसको बताने से पहले आप इसकी रोड का पूरा क्रॉस सेक्शन देख लो एक बार। ये देखिए राइट ऑफ द वे क्या है, ये पूरा रास्ता है बच्चा लोग। ये राइट ऑफ द वे क्या है, ये पूरा रास्ता है। हाँ, जितना भी एरिया रोड को बनाने के लिए सरकार ने रिजर्व किया है, या जितना भी एरिया, जितनी भी लैंड सरकार ने उस रोड को बनाने के लिए हमें अलॉट की है या हमें दी है, उसको हम क्या बोलेंगे, राइट ऑफ द वे बोलेंगे। समझ में आया, उसको क्या बोलेंगे हम, राइट ऑफ द वे, जिसके अंदर कि हमारा कैरेज वे भी आएगा, फॉर्मेशन बिर्थ भी आएगा, साइड स्लोप्स, अबैकमेंट्स, सारी चीज़ें जो भी हमने उस रोड पे जितना एरिया हमें अलॉट किया गया है सरकार के द्वारा, उस एरिया में हमें जितनी भी लैंड मिलेगी हमें, वो क्या है, हमारा राइट ऑफ द वे है। अब इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं ज़रा। देखो यहाँ पे डेफिनेशन में इसने क्या बोला है, डेफिनेशन में उसने बोला है द राइट ऑफ द वे इज द एरिया ऑफ लैंड एक्वायर एंड रिजर्व फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द रोड अलॉन्ग इट्स अलाइनमेंट। समझ में आया, यही बात मैंने आपको बोली कि राइट ऑफ द वे इज द एरिया ऑफ द लैंड acquired and reserved for the construction and the development of the road along its alignment। ठीक है, जितना भी एरिया हमें एक्वायर किया गया है या रिजर्व किया गया है फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द रोड, वो क्या है, हमारा राइट ऑफ द वे है। और जिस बिड्थ, जितनी बिड्थ, द बिड्थ ऑफ दिस एक्वायर्ड लैंड, जितनी भी बिड्थ उस लैंड की है, जितनी भी बिड्थ उस लैंड की है, मतलब समझो इसको जैसे ये रोड बनाया है मैंने पहले ये रोड बनाया है। ठीक है, अब ये जो रोड है ये यहाँ पे 2 मिनट यार दोस्तों, हाँ ये देखो यहाँ पे क्या है, ये जो लैंड है वो एक्वायर की है, जितनी भी लैंड, जितने भी किलोमीटर का एरिया हमें कवर करना है, वो उस किलोमीटर के एरिया में, जैसे 10 किलोमीटर का एरिया हमें क्या करना था, कवर करना था, तो वो हमने लेंथ वाइज तो 10 किलोमीटर का एरिया कवर कर लिया। बट जो लैंड हमने एक्वायर की है वो जो बिड्थ वाइज, ठीक है, वो बिड्थ वाइज एक्वायर की है, जो लैंड हमने बिड्थ वाइज एक्वायर की है उसे क्या बोलते हैं हम, लैंड बिड्थ का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं हम, लैंड बिड्थ बोलते हैं। ये पेपर में आपको आ सकता है कि
व्हाट इज़ द लैंड बिड्थ, तो आपने क्या बोलना है कि जितनी भी लैंड हमने बिड्थ वाइज उस रोड के लिए यूज़ की है, बिड्थ वाइज उस रोड के लिए यूज़ की है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लैंड बिड्थ बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ। द बिड्थ ऑफ दिस एक्वायर्ड लैंड इज कॉल्ड एज बिड्थ। ठीक है, और ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है, बताओ मेरे को, ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है, एंड इट इज़ डिपेंड अपॉन द बिड्थ ऑफ द फॉर्मेशन। बिड्थ ऑफ द फॉर्मेशन मतलब ये बताऊंगा आगे, स्लोप, कटिंग, अवैकमेंट्स एंड डेप्थ ऑफ कटिंग, बैंकिंग, मिनिमम साइड डिस्टेंस, ये सारी चीज़ों पे ये क्या करेगी, डिपेंड करेगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मिनिमम मिनिमम यहाँ पे हमें कितना, द मिनिमम लैंड बिड्थ हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ईच कैटेगरी ऑफ द रोड, द IRC रिकमेंड्स द वैल्यू। IRC क्या है बच्चे लोग, IRC क्या है, IRC इसको साथ में समझते चलो। IRC ये है इंडियन रोड कांग्रेस। ठीक है, 1927 में इसको बनाया गया था, और जयकर साहब इसके क्या थे, चेयरमैन थे। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि इसने कुछ हमें बिड्स की ये टोटल फॉर्मेशन बताई है हमें कि लैंड बिड्स कितनी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, IRC एक ऐसी संस्था था या एक ऐसी कमेटी थी जो कि रोड डेवलपमेंट को क्या करती थी, देखती थी ये, और इसकी जो इसकी जो हम क्या बोल सकते हैं, इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी ना 1927 में की गई थी, और जयकर साहब, जयकर कमेटी के नाम से भी इसे जाना जाता है, या MK जयकर साहब जो थे इसके क्या थे, पहले चेयरमैन थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि रिकमेंडेड राइट ऑफ वे और लेंथ बिड्थ इन मीटर क्या है। ठीक है, तो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे NH के लिए और स्टेट हाईवे के लिए जो नॉर्मल ओपन एरियाज़ की बात करें, और ये कब बात की जा रही है, प्लेन या रोलिंग एरियाज़ की बात की जा रही है, प्लेन एरियाज़ की बात की जा रही है, या थोड़े बहुत सेमीज की बात की जा रही है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर कोई ओपन एरिया है, अगर कोई ओपन एरिया है मतलब यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग्स वगैरह नहीं बनी है, जैसे ये ओपन एरिया है मतलब रोड के आसपास की जो है वो कोई भी बिल्डिंग्स नहीं बनी है, तब क्या वैल्यू होती है हमारी, तो वो नॉर्मली क्या कंसीडर की जाती है, 45 की कंसीडर की जाती है, बट द रेंज कितनी होती है इसकी, 30 to 60 इसकी क्या होती है, रेंज होती है ये, और ये मीटर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। नेक्स्ट है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की बात कर रहे हैं, ओपन के लिए इसकी वैल्यू जो होती है, नॉर्मल वैल्यू दैट इज़ 25 होती है, और जो रेंज होती है इसकी 25 से 30 होती है। ठीक है, ये मीटर्स में है। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ODR रोड्स, ठीक है, उसके लिए 15, और जो रेंज होती है इसकी ये कितनी होती है, 15 से 25% होती है। यहाँ पे थोड़ा मिसप्लेस हो गया है, यहाँ पे इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा बच्चे लोग। ये यहाँ पे जहाँ पे 15 से 5 लिखा है, यहाँ पे 15 से 25 है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें विलेज रोड की बात करें, तो ये ओपन एरिया में जो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है दैट इज़ 12 होती है, बट इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 12 to 18% इसकी क्या होती है, रेंज परसेंट बोल रहा हूँ, 12 से 18 मीटर क्या होती है इसकी रेंज होती है। अब बात करते हैं जब प्लेन और रोलिंग टेरेन की बात करें, तो वहाँ पे बिल्डअप एरिया जहाँ पे आसपास में बिल्डिंग्स बनी होती हैं, तो नॉर्मल रेंज इसकी 30 होती है, बट इसकी रेंज वेरी करते हैं 30 to 60 तक वेरी कर सकती है रेंज। नॉर्मल जो MDR रोड्स हैं, जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, वहाँ पे 20 होती है, रेंज जो है इसकी 20 होती है, बट ये रेंज कितनी वेरी करती है, 15 से 25 इसकी क्या करती है, मीटर क्या करती है, इसकी रेंज वेरी करती है। ऐसे ही ODR के लिए 15 होती है, बट 15 से 20 यहाँ पे ये वेरी करती है। ठीक है, इसी तरह से बाकी सारी हैं, ये एक एक करके आप खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हमने राइट ऑफ द वे को देख लिया है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ बिड्थ की बात करेंगे। अब हम यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ बिड्थ क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बिड्थ होता है बच्चे, ये यहाँ पे आ गया है।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फॉर्मेशन ऑफ बिर्थ एक ऐसा सरफेस होता है, फॉर्मेशन ऑफ द बिर्थ एक ऐसा सरफेस होता है जिसमें कि हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ द बिर्थ ऑफ द कैरेज वे, सम ऑफ द बिर्थ ऑफ द कैरेज वे, ये कैरेज वे का बिर्थ होती है, और किसकी बिर्थ होती है, ये शोल्डर की बिर्थ होती है। तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो फॉर्मेशन, जो हमारा बिर्थ होती है, जो फॉर्मेशन बिर्थ होती है वो क्या होती है, किसका सम होती है, कैरेज वे का। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ देसी भाषा में, पहले हम देसी भाषा में देसी भाषा में समझ आ गया, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। ये एक रोड है, ठीक है। कैरेज वे किसे बोलते हैं हम, जिस पे व्हीकल मूव करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कैरेज वे बोलते हैं। इसको आगे भी समझाऊंगा तो तब इसको अच्छे से समझो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिए जाते हैं, दो शोल्डर दिए जाते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या दिए जाते हैं रोड के साथ, यहाँ पे दो शोल्डर दिए जाते हैं। और ये क्यों दिए जाते हैं इसको थोड़ी देर में समझ लेंगे हम, ठीक है। तो फॉर्मेशन बिर्थ क्या होती है, फॉर्मेशन बिर्थ क्या होती है बच्चे लोग, टोटल शोल्डर और कैरेज वे के सम को, ठीक है, कैरेज वे के सम को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन बिर्थ बोलते हैं। ये टोटल क्या है यहाँ पे, फॉर्मेशन बिर्थ है। ये क्या है, ये फॉर्मेशन बिर्थ है। टोटल ये क्या है, फॉर्मेशन बिर्थ। याद रहेगा कि रोड के यहाँ शोल्डर, एक तरफ भी शोल्डर है, दूसरी तरफ भी शोल्डर है, ठीक है। और इस टोटल रोड को हम क्या बोलेंगे, इस टोटल रोड को हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन बिर्थ बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे IRC, यहाँ पे एक और बार फिर IRC आती है और हमें बोलती है कि तुम ये भी अपनी मर्जी से नहीं, यहाँ पे ये देखो फॉर्मेशन बिर्थ का पूरा आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ये फॉर्मेशन बिर्थ है भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि कैरेज वे है, यहाँ पे ये कैरेज वे है जिस पे व्हीकल मूव करता है, और ये दो शोल्डर है, और यही क्या है, हमारी फॉर्मेशन बिर्थ है, ठीक है। यही क्या है, हमारी फॉर्मेशन बिर्थ है। अब यहाँ पे रोड के लिए तो हमें बता दिया, यार वो चार्ट डालना भूल गया मैं, लगता है। चलो कोई नहीं, भूल गया हूँ मैं। इसको आपको बाद में फ़ोटो डाल दूंगा इसके लिए, सॉरी यार, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, फॉर्मेशन रोड मार्जिन की बात करते हैं। अब हम रोड मार्जिन को देसी भाषा में समझेंगे पहले, फिर अंग्रेजी भाषा में इसको समझेंगे कि क्या है ये रोड मार्जिन क्या होते हैं बच्चे लोग। समझो कि ये एक हमने रोड बनाते हैं, यहाँ पे ये रोड बनाया, ठीक है। पहले हम गांव की बात करते हैं, गांव के हिसाब से बात करते हैं। यहाँ पे ये इसके बना दिए हमने शोल्डर, ठीक है। अब शोल्डर बनने के बाद यहाँ पे ये जो है, ये कच्चा सरफेस है किसका, रोड का। ये एक कच्चा सरफेस है, किसका है, रोड का कच्चा सरफेस है, ठीक है। मतलब यहाँ तक व्हीकल आपके मूव कर रहे हैं और यहाँ पे क्या है, ये अब ये कच्चा सरफेस है। ये बात कर रहा हूँ मैं गांव के हिसाब से, किसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, गांव के हिसाब से बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो व्हीकल यहाँ से गया ये यहाँ पे भी मूव कर सकता है। यहाँ पे जो पैदल चलने वाले लोग हैं पैदल भी चल सकते हैं, साइकिल वाले भी चल सकते हैं, बट बाइक वाले वगैरह यहाँ चलेंगे, ठीक है। सैर करने वाले सुबह यहाँ चलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, आपका रोड मार्जिन है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आप कि फर्दर डेवलपमेंट के लिए जो हमने सरफेस छोड़ा होता है, फर्दर डेवलपमेंट के लिए रोड की हमने सरफेस छोड़ा होता है रोड का, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रोड मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अंग्रेजों के, अब बात करते हैं उसकी शहर की तरफ आते हैं अब, ठीक है। अब शहर में देखो क्या होता है,
शहर में क्या होता है, आपने देखा होगा कि सेम शोल्डर बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे या तो कोई पार्किंग लेन होगी, या तो पार्किंग लेन होगी, यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क की गई होती हैं, शहरों में होता है ना, यहाँ पे पार्किंग लेन होगी, या यहाँ पे फुटपाथ होगा, ठीक है, या यहाँ पे क्या होगा, 2 मिनट, या यहाँ पे क्या होगा, साइकिल ट्रैक होगा हमारा, ठीक है, गार्ड रेल्स होगा, बस वेज होंगे, यहाँ पे ड्राइव वेज होंगे, फुटपाथ होगा, फ्रंटेज रोड होंगे, या अबैकमेंट स्लोप्स होंगी, ठीक है। ये सारे कामों के लिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेन दी गई होती है, उसी एक्स्ट्रा लेन को हम क्या बोलते हैं बच्चे लोग, रोड मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। उसी एक्स्ट्रा लेन को हम क्या बोलते हैं, रोड मार्जिन बोलते हैं। समझ में आया? तो चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं रोड शोल्डर्स के बारे में, देखते हैं क्या बोलते हैं रोड शोल्डर, ठीक है। बहुत माइक गिर गया यार, 2 मिनट। अब देखते हैं नेक्स्ट रोड शोल्डर के बारे में देखते हैं। रोड शोल्डर क्या होता है देसी भाषा में समझते हैं पहले, फिर आएंगे किताबी बादशाह में, ठीक है। रोड शोल्डर की बात करें बच्चे लोग तो क्या होता है, ये एक रोड बना देता हूँ, सेम चीज़ बार बार आ रही है। अब रोड शोल्डर के बारे में समझेंगे। ये क्या है आपका, एक रोड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक एक्स्ट्रा रास्ता दिया गया होता है, यहाँ से भी एक एक्स्ट्रा रास्ता निकला होता है, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा रास्ता नहीं बोल सकते इसको एक लेन बोल सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, अपनी इमेजिनेशन पर जोर डालोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। देखो, एक लेन होती है, ये एक प्रॉपर लेन है, ठीक है, जहाँ पे आप गाड़ी लेके जा रहे हो, सुबह सुबह आप गाड़ी लेके जा रहे हो या किसी भी वक्त आप गाड़ी लेके जा रहे हो, यहाँ से आप जा रहे हो। पर आपने ध्यान दिया होगा कि आपके रोड के बगल ही एक और छोटी सी लेन जा रही है, वाइट कलर की पट्टी बनी हुई है, जैसे यहाँ पे वाइट कलर की पट्टी बनी होती है, और ये क्या है, एक रोड होती है, छोटी सी रोड होती है, बनाई गई होती है, एक लेन बनाई गई होती है, जिसपे आमतौर पे साइकिल वाले चले होते हैं, ठीक है, जिसपे कि साइकिल वाले चले होते हैं आमतौर पे, या जिसपे बाइक वाले चले होते हैं, ठीक है। बट ये किस काम की होती है अभी बताता हूँ आपको मैं, ठीक है, अभी ये बताता हूँ किस काम की होती है। ठीक है, अब ये क्या है कि यहाँ पे रोड, ये व्हीकल जा रहा है आपका, ये व्हीकल जा रहा है। अब इस व्हीकल को क्या आ गई, कोई इमरजेंसी आ गई, या इसका व्हीकल क्या हो गया, ख़राब हो गया, ये व्हीकल रिपेयर के लिए जाने लगा, या इसका टायर फट गया, या कुछ भी इसके साथ इसके ड्राइवर को सुसुपोटी आ गया, अब इसको जाना है बाहर, ठीक है। तो ये इस कैरेज वे में, इस पेमेंट में ये व्हीकल को नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर ये इस पेमेंट में व्हीकल को रोकेगा तो एक्सीडेंट होने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। व्हीकल को रोकेगा तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो वो क्या करेगा, इस व्हीकल को मूव कर लेगा यहाँ पे, ठीक है, इस लेन पे वो व्हीकल को क्या करेगा, मूव कर लेगा, जिससे कि क्या होगा, वो इस लेन पे आ जाएगा और ये कैरेज वे जो है वो खुला रहेगा, यहाँ पे गाड़ियाँ मूव हो सकती हैं। यहाँ पे वो अपनी गाड़ी के टायर को रिपेयर करेगा, या गाड़ी को रिपेयर करेगा, या एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी को वो फेस कर रहा होगा तो वो उसको क्या करेगा, ठीक कर लेगा। और या तो उसको सूसू पोटी आ रहा होगा तो वो कुछ अपना हिसाब किताब करके आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, अब आपको देसी भाषा में मैंने समझा दिया कि ये एक एक्स्ट्रा लेन बनाई गई होती है, ताकि कोई किसी भी ड्राइवर को या किसी भी इंसान को जो व्हीकल चला रहा है या रोड पे है, उसको कोई इमरजेंसी आती है, या उसका व्हीकल ख़राब हो जाता है, या एनी काइंड ऑफ सिचुएशन उसके सामने आ जाती है जिसमें कि उसको व्हीकल को क्या करना है, खड़ा करना है, तो वो क्या करेगा, इस लेन का इस्तेमाल करेगा। और इस लेन का इस्तेमाल करने के बाद इसको क्या करेगा, वो यूज़ करेगा यहाँ पे खड़े होके, और जो भी इसका काम है वो करके वो ये मूव ऑन कर जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि व्हीकल को जो इसकी मेन
जो लेन है उसको क्या करेगा, ये रोकेगा नहीं। और अगर ये यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कराया जाता है तो ये गाड़ी जो है वो यहाँ पे खड़ी होगी और यहाँ पे क्या करेगा, ये एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी एक्सीडेंट को रोकने के लिए हमें ये एक्स्ट्रा लेन प्रोवाइड की जाती है ताकि हम इमरजेंसी के केस में इसका इस्तेमाल कर सकें और एक्सीडेंट से बच सकें। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसकी दूसरी किताबी भाषा में। ठीक है, क्या बोलता है कि द पार्ट ऑफ द फॉर्मेशन बिट्स और आइदर साइड ऑफ द कैरेज वे और द एक्चुअल मेटल्ड रोड इज टर्म्ड एज द रोड शोल्डर। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ इस चीज़ पे आप कंसंट्रेट करो कि बिड्थ और द आइदर साइड ऑफ द कैरेज वे में। ठीक है, कि एक लेन है जो कि हमारी, अभी समझाया मैंने आपको सारा ये, और इसका मेन काम क्या है, द शोल्डर आर प्रोवाइडेड टू सर्व एन एडिशनल लेन फॉर द सर्विंग एंड द पार्किंग ऑफ द व्हीकल इन द इमरजेंसी केसेस। ठीक है, ये क्यों की जाती है ये बता दिया। व्हेन द व्हीकल इज कंपेल्ड टू टेकन आउट ऑफ द कैरेज वे ऑन अकाउंट ऑफ एक्सीडेंट और फॉर द रिपेयरिंग वर्क, इन केस द द शोल्डर आर नॉट प्रोवाइडेड, द रोडवेज कैपेसिटी इज रिड्यूस। बताया ना मैंने आपको कि अगर ये नहीं प्रोवाइड कराएंगे तो वहाँ पे गाड़ी क्या करेगी, यहीं पे खड़ी होगी, जिससे कि एक्सीडेंट होने के चांसेस क्या होंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, द रोड शोल्डर आर आल्सो हेल्प इन द ओवरटेकिंग द व्हीकल ऑन ए सिंगल लेन। यही अगर कोई इमरजेंसी नहीं है इसको और यही गाड़ी ये गाड़ी इसको पास नहीं दे रही है तो ये इसका इस्तेमाल करके इसको ओवरटेक भी कर सकता है, इन केस कि अगर यहाँ पे कोई नहीं है तो। ठीक है, वैसे ये नहीं करना है यार। अब मेन बात करते हैं कि इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। ये हार्ड और डस्टलेस होनी चाहिए, ऑब्वियसली है कि ये हार्ड होनी चाहिए क्योंकि दैट इज़ द पार्ट ऑफ द रोड, कैरेज वे का पार्ट है तो वो सेम ही होगा जैसे कैरेज वे होगा हमारा। ठीक है, द मिनिमम शोल्डर बिड्थ एज रिकमेंडेड बाय IRC, जो इंडियन रोड कांग्रेस थी, उसने जो मिनिमम जो उसकी शोल्डर बिड्थ बताई थी वो कितनी बताई थी, 2.5 मीटर बताई थी। याद रहेगा कि 2.5 मीटर क्या बताई थी, उसकी बिड्थ बताई थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेपर में ज़रूर आती है HPPSC वालों, याद रखना ये बात। द बिड्थ ऑफ द शोल्डर शुड बी सफिशिएंट इनफ टू accommodate द सेफ्टी एंड द पार्क व्हीकल फॉर द मूविंग व्हीकल ऑन द एडजेसेंट कैरेज वे। बिड्थ कितनी होनी चाहिए कि इतनी बिड्थ होनी चाहिए उसकी कि जो व्हीकल है जो पार्क किया गया है वहाँ पे या इमरजेंसी के केस में वहाँ पे रुका है तो वो इतना पार्क होना चाहिए वहाँ पे कि जो कैरेज वे पे व्हीकल मूव हो रहे हैं, उनको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो या उनकी रेंज में वो व्हीकल ना हो जिससे कि एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाएं। ठीक है, तो वो इतनी चौड़ी ज़रूर होनी चाहिए कि वहाँ पे व्हीकल जो है वो पार्क हो सके। ठीक है, तो ये है हमारा कैरेज वे। शोल्डर समझ में आएगा। रोड शोल्डर क्या होते हैं कि ये एक ऐसी लेन होती है जो इमरजेंसी के केस में हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब रोड मार्जिन हमने पढ़ लिए हैं, शोल्डर भी पढ़ लिया है, अब आते हैं कैरेज वे पे। कैरेज वे क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कैरेज वे मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। ये रोड है हमारा, ठीक है, गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी ये टोटल ही क्या है हमारा कैरेज वे है। ठीक है, अब इस पे देखो क्या है कि ये कैरेज वे रोड का वो पार्ट है, कैरेज वे रोड का ये वो पार्ट है जिस पे, याद रखो सुनो, कैरेज वे रोड का वो पार्ट है जिस पे क्या है कि हमारे व्हीकल क्या होते हैं, मूव होते हैं। कैरेज वे रोड का वो पार्ट है जिस पे क्या होता है, व्हीकल मूव होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैरेज वे बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी IRC ने यहाँ पे भी हमें वैल्यूज़ दी हैं कुछ, तो वो देखते हैं। उसने बोला है कि सिंगल लेन
के लिए कितनी वैल्यू होती है? सिंगल लेन क्या होता है? सिंगल लेन यही होती है कि उसी रास्ते पे गाड़ियां आ भी रही हैं, उसी रास्ते में गाड़ियां आ भी रही हैं और उसी रास्ते से गाड़ियां जा भी रही हैं, वो क्या होती है? सिंगल लेन होती है। ठीक है। टू लेन विदाउट रेज्ड कर्व, कर्व अभी बताता हूँ क्या होता है। तो उसके लिए जो दी गई है वैल्यू 7 मीटर दी गई है। टू लेन विद रेज कर्व क्या होता है? 7.5 होता है। इंटरमीडिएट कैरिज वे का मतलब क्या होता है, ये भी थोड़ी देर में बताता हूँ। 5.5 मीटर दे रखा होता है। और मल्टीपल लेन के लिए जहाँ पे सिंगल लेन जो है हमारी वो 3.75 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझ लो कि ये पेपर में ज़रूर आएगा आपके कि सिंगल लेन क्या होती है। सिंगल लेन वो होती है जहाँ पे 3.75 मीटर हमारी जो टोटल विड्थ होती है कैरेज वे की, और वहीं पे मल्टीपल लेन जहाँ पे 2 से ज़्यादा लेन्स बनती हैं, वो क्या होती है? मल्टीपल लेन होती हैं हमारी। और उस केस में एक लेन की जो विड्थ बताई देती है हमारी, एक लेन की विड्थ देते हैं हम, वो कितनी होती है? 3.5 होती है। याद रहेगा, 3.5 पर लेन होती है। ठीक है, ये है हमारा कैरेज वे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ट, इसको ज़रूर समझ लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या है यहाँ पे? ये हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया, कर्व आ गया। ये भी बहुत सही चीज़ है यार, 2 मिनट। कर्व्स क्या होते हैं? ठीक है, अब देसी भाषा में कि पहले अंग्रेजी में समझा दूँ, यही समझा देता हूँ। देसी देखो, ये कैरेज वे है। कैरेज वे क्या होती है आपको पता चल गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ये यहाँ पे बोला है इसने ट्रैफिक सेपरेटर या मिडन बोला है, यहाँ पे फुटपाथ बोला है। ठीक है, रोड से फुटपाथ उस ऊंचाई पे होता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये है रोड नीचे है, फुटपाथ का लेवल ऊपर है। रोड नीचे है और सेपरेटर को ऊपर उठाया, डिवाइडर ऊपर ही होता है। ठीक है, डिवाइडर ऊपर ही होता है। तो उसने बोला है कि रोड का एंड और कैरेज वे और जो सेपरेटर का एंड है, ठीक है, द कर्व इज डिफाइंड एज द बाउंड्री बिटवीन द एज ऑफ द कैरेज वे एंड द फुटपाथ और समटाइम बिटवीन द एज ऑफ द कैरेज वे एंड द मिडिल। तो मैंने पेन इतना इस्तेमाल कर देता हूँ। हाँ, ध्यान से दोबारा से देखो यार। ठीक है, जो कर्व है वो क्या है? इज डिफाइंड एज द बाउंड्री बिटवीन द एज ऑफ द कैरेज वे एंड द फुटपाथ और समटाइम बिटवीन द एज ऑफ द कैरेज वे एंड मिडन और एस लाइन। ठीक है, मतलब ध्यान से सुनो कि ये जो फुटपाथ का एक उठा हुआ पोर्शन जो होता है, फुटपाथ का उठा हुआ जो पोर्शन होता है, या एक मिडन का या सब ट्रैफिक सेपरेटर का या डिवाइडर का जो उठा हुआ पोर्शन होता है ना बच्चे, जो परपेंडिकुलर पोर्शन होता है, ऐसे होता है ना, ये समझ लो फुटपाथ का एरिया है। इसको थोड़ा सा मैं नीचे जाके समझाता हूँ। ठीक है, समझो कि ये फुटपाथ है, ये नीचे रोड है, ये रोड चला हुआ है। ठीक है, ये आ गया आपका डिवाइडर। ठीक है, तो इस पोर्शन को, ये जो पोर्शन है दोनों, इनको क्या बोलते हैं? हम कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको हम कर्व बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा कि इसको हम क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं। अब इसको थोड़ा अंग्रेजी भाषा में समझ लेते हैं भाई। समझ लिया? द रोड कर्व आर ऑलवेज इसेंशियल टू प्रोवाइड ऑन द अर्बन रोड्स, शहरों में। द टॉप ऑफ द कर्व में भी, अब ये देखो, यहाँ पे जो विड्थ बोली है ना, इसके टोटल हाइट बोली है 10 से 20 बोली है। ठीक है, 10 to 20 सेंटीमीटर अबव द रोड, 10 to 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अबव द रोड। ठीक है, द कर्व एंड द रोड सरफेस नियर द एज टुगेदर फ्रॉम द साइड चैनल। ठीक है, इसको छोड़ो। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? 10 से 20 जो सेंटीमीटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, कर्व समझ में आ गया कि एक आउटर पोर्शन ऑफ द जो रोड को फुटपाथ से अलग करने वाली बाउंड्री को,
रोड से फुटपाथ को अलग करने वाली बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। याद रहेगा, ठीक है। जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं अब, क्योंकि लेक्चर फिर बहुत बड़ा हो गया ये। कर्व हो गया है ना, अब बस 2 और रह गए हैं। लास्ट में कर्व हो गया, कैरेज वे हो गया, साइड स्लोप को कर लेंगे अभी हम। थोड़ी देर फिर बात भी करेंगे यार आपसे। अब देखो ये मिड एंड क्या होता है। मिड एंड क्या होता है बच्चे लोग, जो बताया मैंने आपको कि दो लेन को अलग करने वाले डिवाइडर को, 2 लेन को अलग करने वाले डिवाइडर को हम क्या बोलते हैं, मिड एंड बोलते हैं। ठीक है, समझो इसको, इस चीज़ को भी समझाता हूँ अभी। ये रोड है, ठीक है, ये लेन 2 लेन है यहाँ पे, यहाँ से भी गाड़ियाँ जा रही हैं, यहाँ से भी गाड़ी जा रही हैं। अब ये जो एक बीच में डिवाइडर दिया गया होता है, जिसमें कि आपने फूल पत्तियाँ भी लगाई होती हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ से भी गाड़ियाँ जा रही, 2 लेन होती हैं जिसमें कि गाड़ियाँ आ रही होती हैं। 4 लेन रोड हमने बनाया है। तो डिवाइडर को हम क्या बोलते हैं, डिवाइडर को हम क्या बोलते हैं, मिडेन बोलते हैं। 2 ट्रैफिक को सेपरेट करने वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, मिडेन बोलते हैं। समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, इसको भी देखो। द विड्थ ऑफ द कैरेज वे ऑन द कर्व। जब कोई रोड पे कर्व आती है, जब रोड पे कर्व आती है, समझो कि ये एक सीधा रोड जा रहा है, ये एक सीधा रोड जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो फ्रंट टायर होते हैं व्हीकल के, वो रेयर टायर, जो रेयर टायर होते हैं वो फ्रंट टायर को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे जिस डायरेक्शन में ये जाएगा उसी सीधे, अगर सीधा जा रहा है तो वो सीधा ही जाएगा, ठीक है। बट जब कोई केस आता है किस चीज़ का, जब वो कोई केस आता है किस चीज़ का, कर्व का, ठीक है, तो कर्व में ये करवा, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये पोर्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आपने बसेस को देखा होगा, अगर गाड़ी चलाई होगी, तो आप इस चीज़ को समझोगे कि जो रेयर टायर होता है यहाँ पे, वो फ्रंट टायर को फॉलो नहीं करता। अगर फ्रंट टायर को वो मोड़ने, जो बड़ी गाड़ी होती है उसको मोड़ने के लिए ज़्यादा सरफेस चाहिए होता है, ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो मोड़ के ऊपर, कर्व के ऊपर जो हमारा कैरेज वे की विड्थ है वो ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाती है। क्यों ज़्यादा हो जाती है ये देखते हैं अभी, ठीक है। It must be remembered that the greater curve carriageway width has to be provided on the curve for the following reason. क्या है reason, देखो। The greater pavement width is required on the curve by moving vehicles since the rear wheel do not follow the same path. बताया ना अभी मैंने कि मोड़ पे जैसे ही मोड़ काटेगा कोई व्हीकल, तो उसका जो रेयर टायर है वो फ्रंट टायर को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो जो फ्रंट टायर को मुड़ने के लिए जो ज़्यादा सरफेस चाहिए होता है, ठीक है। While traversing around the road, the driver have the tendency to keep the vehicle away from the edge of the curve area. अगर यहाँ पे लेन है, ठीक है, तो एक मेंटली टेंडेंसी होती है ड्राइवर की, मेंटल टेंडेंसी किसकी होती है, ड्राइवर की होती है, कि वो जितना चाहे कि वो अपनी गाड़ी को कहाँ रखे, अपनी गाड़ी को कहाँ रखे, वो आउटर साइड पे रखे, ताकि अगर कोई यहाँ से गाड़ी आ रही है तो वो वहाँ पे कोलिजन, यहाँ पे कोलिजन ना हो। तो उसकी मेंटल टेंडेंसी क्या होती है कि वो अपने व्हीकल को ज़्यादा से ज़्यादा आउटर पोर्शन पे रखे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आउटर पोर्शन पे रखे। अगर आपने गाड़ी चलाई होगी तो यू कैन रिलेट दैट थिंग कि यहाँ पे ये क्यों कर्व पे ज़्यादा विड्थ कैरेज वे की दी जाती है, ताकि यहाँ पे कोलिजन ना हो। और जो मेन कारण तो इसका यही होता है कि जो फ्रंट टायर होते हैं, जो रेयर टायर होते हैं, वहाँ कर्व पे फ्रंट टायर को फॉलो नहीं करते हैं,
ठीक है, जिसके कारण कि क्या वहाँ पे बिर्थ हमें ज़्यादा देनी पड़ती है। और दूसरा कि एक ड्राइवर की मेंटल टेंडेंसी ऐसी होती है वहाँ पे कि वो चाहता है कि हमारी जो व्हीकल है, जो व्हीकल वो चला रहा है उसको वो आउटर साइड ऑफ द व्हीकल इस पे रखे, कर्व पे रखे, ताकि यहाँ पे कोलिजन, जो सामने वाला व्हीकल है उसके साथ हमारा कोलिजन ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि द मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन द व्हीकल क्रॉसिंग ईच अदर ऑन द कर्व इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्ट्रेट लाइन। तो ये तो है, अभी बात कर ली हमने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। कल हम पढ़ेंगे इसके बारे में, कैम्बर और ग्रेडियंट के बारे में। ये कैम्बर से लेके ग्रेडियंट तक, ठीक है, कैम्बर से लेके ग्रेडियंट तक, तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। और इसके ऊपर कैम्बर के बाद सबसे ज़्यादा पेपर पूछा जाता है किसके ऊपर, कैम्बर, ग्रेडियंट। अभी ये थोड़ा माइक ऑन करके बात करते हैं, कैमरा ऑन करके आपसे बात करते हैं। हाँ जी, तो सबसे ज़्यादा बात अगर की जाती है तो कैम्बर पे बात की जाती है। ठीक है, कैम्बर हो गया आपका, और भी जैसे एसएसटी हो गया, ग्रेडियंट हो गया, इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो कल हम इस चीज़ को निपटा देंगे। और आपका काम, आपको पता है कि क्या करना है। थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है, रात का टाइम है, पता नहीं कितना टाइम हो गया है भाई साहब, बहुत टाइम हो गया। ठीक है, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो शेयर करें। ठीक है, और मिलते हैं आपसे, फिर और भी बातें करेंगे यार आपसे। जैसे जिस दिन हम लाइव आएंगे, लाइव आके पढ़ाएंगे आपसे आपसे आपको, तो तब बात करेंगे आपसे ज़्यादा। ठीक है, और अगर आपको सेशन पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।